हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। यह बहुत ही आसान टॉपिक है और आप लोग को निश्चित ही समझ में आ जाएगा और इस पे बेस्ड आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाइक आईआईटी एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। ओके, तो आपको इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे फंक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ग्राफ ऑफ फंक्शन का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कंटिन्यूटी आपको बताऊंगा और साथ ही फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलिए हम चलते हैं आज के लेक्चर में। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आप देखते हो कोई हम कर्व लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हम कोई एक कर्व ड्रॉ करें तो आप देख रहे हो दिस कर्व इज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट। ओके, ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। ओके, तो इन दैट केस वी सेड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर हम इंटरवल की बात करें, कोई इंटरवल ले लें ए और ये लास्ट आपका बी, तो आप देखोगे कि इस इंटरवल ए बी में ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कहीं भी ये फंक्शन ब्रेक नहीं है। ओके, और दूसरा एक फंक्शन लेते हैं, दूसरा एक ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फंक्शन क्या है, ब्रेक है। ओके, ये फंक्शन इस, अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये कोई पॉइंट यदि हम सी ले लेते हैं तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट अ पॉइंट सी। ओके, तो ये कब कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, ये हमको जानना पड़ेगा कि ये फंक्शन कब ये कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा। ओके, कंटिन्यूअस के कब होगा, तो इसको देखने के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसी को, कर्व को हम इस कर्व से ही यहाँ पे हम देखते हैं कब ये कंटिन्यूअस होगा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ है, ये पॉइंट सी, ठीक। अब देखिए इस सी पॉइंट पे हम राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जब किसी पॉइंट सी पर हम राइट हैंड साइड से जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ओके, राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट साइड से जब जाते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ओके, तो राइट हैंड लिमिट पे मान लेते हैं कि कोई वैल्यू आ रही है जिसको इस पॉइंट से हमने शो किया है, और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है L। ओके, और इन अ सिमिलर मैनर जब हम LHL पॉइंट सी पर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं यहाँ आ रही है हमारे पास, ठीक है, दिस इज ऑल्सो L। ओके, दिस इज ऑल्सो L। अगर इस पॉइंट सी पे, या मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैल्यूज जब सेम है, यानी कि RHL इक्वल टू LHL, और ये वैल्यू किसके बराबर है, L के बराबर। ओके, और एक पॉइंट्स अभी भी देखिए ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, आपको यहाँ पे ब्रेकेज दिख रहा होगा। ओके, अगर इस पॉइंट सी पर वैल्यू जो है फंक्शन की वो भी यदि इसी के बराबर हो जाए तो आप देखिए ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं है। ओके, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, FC के बराबर, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे दो चीजें निकल करके आती हैं। पहला क्या है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, और उसके बाद यानी कि फंक्शन की लिमिट एट अ गिवन पॉइंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। ओके, लिमिट का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट के बराबर होनी चाहिए। इन दैट सिचुएशन वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट सी। ओके, तो देखते हैं, तो डिफिनीशन क्या हुआ हमारा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट सी। ओके, और इसको आप लिखते कैसे हो, लिमिट x टेंडिंग टू c fx, और ये बराबर किसकी हो जाए, fc के। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। ओके, बहुत ही आसान तरीका है।
देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू sin x over x when x not equal to 0 and at x equal to 0 function have the value 1. Okay, now we have to firstly calculate what is limit of the function. Okay, so limit of the function, limit x tending to 0 fx. Okay, limit x tending to 0, that means ki x is not 0. Okay, x is not 0, so we can use the function sin x over x at this place. Okay, now this can be written like this. Okay, limit x tending to 0 sin x over x over x. और हमने आपको बता रखा था कि sin x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, which is very helpful for finding limit. Okay, sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 ओवर एक्स. ओके, नाउ टेक x outside from the bracket because x is in all the terms of the given expression. Limit x tending to 0, x को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 ओवर एक्स. ओके, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी. ये पावर 4 होगा. नाउ एक्स इज कैंसिल आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अंश और हर में से एक्स को हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस dot dot dot. Okay, now put the value x 0. Okay, 1 minus 0 square over 3 factorial 3 plus 0 power 4 over factorial 5 minus dot dot dot. All the term from this place is 0, so 1 minus 0 equal to 1. The limit of the given function at x tending to 0 is 1. Okay, now what is functional value at x equal to 0? This is also 1. F0 is equal to also 1. So limit of the function and functional value at x equal to 0 are both equal and its value is 1. So function is continuous at a point x equal to 0. Okay, now we can say, यहाँ से क्या कह सकते हैं, limit x tending to 0 fx equal to f0. Okay, so this function, the given function is continuous at x equal to 0. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी निकालने का तरीका है. चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं. ओके, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी से समझ में आ जाए. ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 when x not equal to 0 and at x equal to 0 the functional value is x2. This is 4. ओके, देखते हैं इसके लिमिट का स्पष्टली हमको निकालना पड़ेगा. लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx. अब देख रहे हो आप यहाँ पे कि x टेंडिंग टू 2 है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है. जब टेंडिंग टू 2 होता है तो उस कंडीशन में हम फंक्शन क्या यूज करते हैं, दिस. ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x minus 2. Okay, and after this limit x tending to 2 x minus 2 into x plus 2. न्यूमरेटर को मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से. ओके, x माइनस 2. बोथ द टर्म्स फ्रॉम दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कैंसिल आउट. ओके, नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रिटन लाइक दिस. ओके, x plus 2.
अब इसमें हम क्या करें, x की वैल्यू 2 रख देते हैं। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम x यहाँ पे टेंडिंग टू 2 होने की वजह से इसको हम कैंसिल कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रख दे रहे हैं। क्यों रख देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड थ्रू आउट द इंटरवल, आइदर वी टेक 2 और for whole real number. Okay, this expression is defined for every real number, so we can easily put x equal to 2 here. Okay, this is 2 plus 2, that means 4. Okay. और आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कितनी है, वो भी 4 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो f2 is equal to 4. ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, लिमिट x tending to 2 fx equal to f2. These two things are equal, so we can say function is continuous at x equal to 2. ये कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका हो गया कि फर्स्टली हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ बोथ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू आर सेम देन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट। ओके, ये तो हो गया कि कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका। ठीक है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो कैसे कैसे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। ओके, देखिए एक कर्व ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट सी है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, राइट हैंड लिमिट लेने पे ये वैल्यू मिल रही है, मान लीजिए ये वैल्यू क्या है, एल है, और लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पे हमें ये वैल्यू मिल रही है, ये क्या है, एम है। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू है। ओके, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये गैपिंग दिख रही है। ओके, इसके बीच में क्या दिख रहा है, जंप दिख रहा है, यानी कि अगर हम मॉडुलस वैल्यू निकालें इसकी तो वी विल हैव सम यू कैन से के, कोई नंबर हमें मिलेगा डिफरेंस करने पे, कोई पॉजिटिव नंबर हमको के मिल जाएगा। दैट मीन्स कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बीच में क्या है, डिफरेंस है फ्रॉम दैट क्वांटिटी। ओके, मतलब कि इस क्वांटिटी से इसमें क्या मिल रहा है, इतने का डिफरेंस मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। ओके, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। देखिए आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, ओके, बट हैव सम फाइनाइट वैल्यू से एल एंड एम। ओके, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर इनफाइनाइट भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए, हम जो डिफरेंस निकालना है आर एच एल माइनस एल एच एल। ओके, दिस इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। दिस इज काइंड ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, ये जंप डिसकंटिन्यूटी है। ओके, आप जैसे देख लो, फंक्शन है 10x और π/2 पे हम चेक करने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, और x इक्वल टू π/2 पे हमें चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस fx एंड दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 प्लस h। मैंने आपको लिमिट निकालते समय बताया है कि इसको कैसे लिखते हैं, ये तरीका है लिखने का। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे f π/2 प्लस h, तो 10 π/2 प्लस h।
ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि tan पाई बाई 2 यानी कि 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है आप लोग को पता होगा, माइनस कॉट h. ओके, माइनस कॉट h. नाउ टेक 0, माइनस कॉट 0. कॉट 0 आप जानते हैं कितना होता है, कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी. ओके, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी. इन अ सिमिलर मैनर वी कैन कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 minus fx. Okay, so we can write this as limit s tending to 0 f pi by 2 minus h. Okay, तो pi by 2 minus h लेते हैं, लिमिट s tending to 0, तो फंक्शन क्या है tan, तो tan pi by 2 minus h. tan 90 minus थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं लिमिट s tending to 0 cot 0. ओके, cot 0 की वैल्यू infinity, so this value is plus infinity. तो here we see the right hand limit and left hand limit both are different. Okay, one is minus infinity, other is plus infinity, and difference of these two RHL, firstly RHL not equal to LHL, hence function is discontinuous at pi by 2. Okay, RHL is not equal to LHL, and difference of these two RHL minus LHL, डिफरेंस करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इन्फिनिटी ही रहेगा. ओवरऑल जो डिफरेंस है वो आपकी इन्फिनिटी ही रहेगी. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जंप यहाँ पे इन्फिनिटी का है. ओके, अगर आप 10 का ग्राफ देखो तो 10 का ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है. 0 पाई बाई 2 पाई, ओके, और ये माइनस पाई बाई 2. तो आप देखोगे ग्राफ कैसे बनता है 10 का, लाइक दैट. ओके, this is minus pi by 2, 0, pi by 2, pi and 3 pi by 2. Then at pi by 2 what happened? If we take right hand limit, यानी कि हम इधर से जा रहे हैं pi by 2 पे, तो हमें क्या मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी. ये देखिए ये 10 का ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ. ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर वी टेक व्हेन वी टेक लेफ्ट हैंड लिमिट एट pi by 2, then what happened? This is plus infinity, the function is goes like. ओके, फंक्शन इस तरह से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये डिफरेंस कितने का है, इन्फिनिटी का ही मान लीजिए. ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी. ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि 10 का ग्राफ पाई बाई 2 पे ऐसा क्यों होता है. आई बात समझ में. तो अब यहाँ से देखिए ये तो हो गया जंप डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट एक काइंड आपको बताया. सेकेंड हम चेक करते हैं, सेकेंड ले लेते हैं. आपको डिसकंटिन्यूटी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि लिमिट तो आपका एग्जिस्ट करे, क्या हो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx exist. ओके, बट this limit x tending to a fx not equal to fa. ओके, यानी कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो लिमिट के बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा. अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे, मतलब कि इसको रिमूव किया जा सके, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट. ओके, देखते हैं. जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था sin x ओवर x fx इक्वल टू when x नॉट इक्वल टू 0. ओके, और 1 लिया था, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लेता,
x इक्वल टू 0 पे। तो आप देखे थे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x ओवर x, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई। ओके, बट फंक्शनल वैल्यू इज f0 इज 2। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 आ रहा है और लिमिट की वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को फिर से डिफाइन कर दें, यहाँ पे 2 है तो यही इसको क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस होने नहीं दे रहा है। ओके, यदि अगर हमको इसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा तो फंक्शन को यदि हम रीडिफाइन कर दें तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे हम वैल्यू क्या रख दें? 1, देन फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट। So this type of discontinuity is said to be removable discontinuity because we can remove the discontinuity by redefining the function at a given point। यानी कि हम फंक्शन को गिवन पॉइंट पे फिर से डिफाइन करके हम क्या कर रहे हैं? उसको कंटिन्यूअस बना दे रहे हैं। That's why we can say this type of discontinuity is removable discontinuity। Okay, I hope you will understand this thing। Now third one is what? Which type of discontinuity? देखते हैं कि when limit doesn't exist। okay, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो in that situation this type of discontinuity is said to be discontinuity of second kind। okay, और जंप डिसकंटिन्यूटी को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जंप डिसकंटिन्यूटी को हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं। जब लिमिट आपका एग्जिस्ट करे बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट वैल्यू, in that situation the limit is said to be jump discontinuity or we can say discontinuity of first kind। okay, now discontinuity of second kind में क्या होता है? limit doesn't exist, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। लाइक दैट अगर फंक्शन एक हम ले लें fx इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5, ओके, और फंक्शन x माइनस 5 पे हम देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट जरा लेकर के देखते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 5 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f माइनस 5 प्लस h, प्लस ये जो है उसी में हम h क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और h कहाँ जाता है? 0 की तरफ जाता है। Now we can take this value in the given function, limit s tending to 0 under root minus 5 plus h plus 5, both the things are cancelled here, limit s tending to 0 under root h। okay, अब देखिए यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो अंडर रूट 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर जब हम LHS निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 5 माइनस fx, ओके, तो दिस इज लिमिट s टेंडिंग टू 0 f माइनस 5 माइनस h। ओके, नाउ s टेंडिंग टू 0, दिस इज माइनस 5 माइनस h माइनस 5, दिस इज कैंसिल आउट, एंड लिमिट s टेंडिंग टू 0 अंडर रूट माइनस h। You can see here this is not defined for all real values। okay, अगर यहाँ पे कोई भी s tending to 0 ही हम करते हैं तो क्या हुआ? this quantity is negative and by this negative value, root of negative value is a imaginary quantity। okay, that means कि this is a purely imaginary complex number। okay, so this is not defined because here we can take all the things in a real number sense। okay, हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं रियल नंबर के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ये डिफाइंड नहीं होगा तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। hence we can say limit does not exist, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसे हम कहते हैं जब लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है गिवन फंक्शन का, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है और जो डिसकंटिन्यूटी है वो सेकंड काइंड की है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से जो भी कॉन्सेप्ट था, ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड के भी हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ कुछ फंक्शन को जिसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, उसको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ओके, फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर इसमें कोई अगर हम पॉजिटिव मोर देन 0 की वैल्यू हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए k पॉइंट m टाइप का है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? k आएगी। जैसे 1.1 ले लें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1.2 ले लें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1.99 ले लें तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। इन अ सिमिलर मैनर अगर इसकी वैल्यू 2.1 ले लें तो 2 ही आएगी, 2.0 ले लें ओके तो तब भी 2 ही आएगी, 2.9 ले लें तब भी 2 ही आएगी। बट इन फॉर नेगेटिव रियल नंबर लाइक दैट -k.m ओके, तो इसकी वैल्यू होगी -k-1, यानी कि अगर इसकी वैल्यू -1.1 है तो इसकी वैल्यू -1 यानी कि -2 होगी। ओके, -0.1 है तो -0 -1 यानी कि -1 होगी। ठीक है, -1.9 है तब भी -1 दैट मीन्स -2 होगी। इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डेसिमल नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव डेसिमल नंबर है। ओके, अगर अब इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसका बहुत आसान है समझना। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2, ये 3। ठीक है, तो 0 से 0.99 तक ओके, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी, 0। और 1 से 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1.99 तक इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, जैसे ही 2 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी और 2.99 तक इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर अगर ये -1 है तो ये -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -0.1 से लेकर के -1 तक की वैल्यू क्या होगी? -1 ही होगी। ओके, फिर ये -2 तो इसकी वैल्यू ऐसे, इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी जो इंटीजर है, अगर हम उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अगर 1 पे ही देख लें तो राइट हैंड लिमिट तो आपको 1 मिलेगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, इन सारी इंटीग्रल वैल्यूज पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एनी गिवन इंटीग्रल वैल्यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, बट 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज ले लें तो कंटिन्यूअस होगा। देखिए आपको कर्व यहाँ पे कंटिन्यू मिल रहा है। इन अ सिमिलर मैनर 1 से 2 के पहले तक यानी कि 1.99 तक इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? ये कंटिन्यूअस होगा। ओके, फिर 2 से लेकर के 2.99 तक ये क्या होगा? फिर कंटिन्यूअस होगा। यानी कि ये फंक्शन जो होगा केवल इंटीग्रल वैल्यूज पे ही क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ये याद भी आपको क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, दिस फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यूज। ओके, एवरी इंटीग्रल वैल्यूज, यानी कि अगर हम सेट देखें तो ये सेट क्या होगा, इंटीजर्स का सेट होगा, जिसपे वो क्या होगा, इंटीजर्स के सेट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, और अगर रियल नंबर में से इस इंटीग्रल पार्ट को निकाल दें, इंटीजर्स को निकाल दें, तो उस पे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, और कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। ओके, उसको भी समझ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, अगर कोई फंक्शन आपका f(x) है, वो x माइनस यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे मान लीजिए अगर हमको 1.1 अगर x की वैल्यू है, तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो 1.1 माइनस 1.1, देन व्हाट हैपेंड, दिस इज इंटीग्रल पार्ट, सो वी विल गेट हियर 1 एंड दिस इज 1.1, तो वी गेट 0.1। देखिए ये एक फ्रैक्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर इफ वी टेक 1.99, तो f 1.99, then what happen, 1.99 minus 1.99. okay, this is greatest integer function, so 1.99 minus 1, that means की 0.99. ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, हर जगह पे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जब हम निकाल देते हैं तो केवल फ्रैक्शन हमें मिलता है, इसीलिए हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, देखिए 0 से लेकर के 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 से 1 0 से लेकर के 1 तक अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन ही मिलेगा 1 से पहले तक। ठीक, फिर जैसे ही 1 होगा, ठीक है, 1 माइनस 1, आप अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, f1, तो दिस इज 1 माइनस 1.0 लिख सकते हो, तो दिस इज 1 माइनस 1, दैट मींस 0, फिर से 0 से शुरू होगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे फिर ओपन। ओके, फिर यहाँ से 2 होगा, तो अगर x इक्वल टू क्या ले लें, 2 ले लें, तो f2 इक्वल टू 2 माइनस 2.0, दैट मीन्स 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर से 0 होगा, 2.1 लेंगे तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, 2.1 माइनस 2.1, तो 2.1 माइनस 2, दैट मीन्स 0.1, फिर से वही शुरू हो जाएगा, तो फिर से ये ऐसे शुरू होगा, ये 0 है, ये -1, ये -2, तो ये फिर से ऐसे, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, कभी भी 1 नहीं होगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। तो आप देख सकते हो ये भी फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे, इंटीग्रल वैल्यूज पे। अगर आप राइट हैंड लिमिट लोगे तो 0 मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो 1 के पास कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके, तो दैट मीन्स कि इन फॉर ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो नोट f(x) that means कि स्टेप फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके, इज discontinuous at integral values। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब कि इसे ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस इंटरवल पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, पूरे रियल नंबर में से इनको क्या करें, इंटीग्रल पार्ट्स को निकाल दे, तो r माइनस जेड पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, r माइनस जेड पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट
कुछ फंक्शन जो मैंने आपको बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये, और एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, इसको SGN फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को SGN से डिनोट करते हैं। तो सिग्नम fx, सिग्नम फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड कैसे होगा, वो होता है डिफाइंड मॉड x ओवर x, ठीक है। और इसको डिफाइन किया जाता है +1 इफ x ग्रेटर देन 0, और इस x की वैल्यू जब 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और -1 इफ x लेस देन 0। आप देख भी सकते हो, x से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए आप, मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो व्हेन x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड 2 ओवर 2, दैट मीन्स 2/2 1। जब नेगेटिव लेंगे x -2 लेंगे तो वो क्या होगा, तो ये क्या होगा ओवर 2। अब जानते हैं नेगेटिव ऑफ मॉडुलस वैल्यू, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो दैट इज 2, बट दैट इज -2, दिस इज -1, ओके। तो दिस इज +1 फॉर x ग्रेटर देन 0, एट x इक्वल टू 0 दिस इज 0, फॉर x लेस देन 0 दिस इज -1। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है ये भी आप लोग देख लीजिए। इसका ग्राफ जो होता है ये 0 पे तो 0 होगा, ओके, और 0 से बड़े के लिए ये हमेशा 1 ही वैल्यू रखेगा, और 0 से छोटे के लिए हमेशा -1 वैल्यू रखेगा। यानी कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन सिग्नम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है, ओनली। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि सिग्नम फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो सिंगल होता है, और वो सिंगल पॉइंट क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस कंटिन्यूटी के टॉपिक को आप आसानी से समझ गए होंगे, और इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा, और आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बेहिचक मेल कीजिए, मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूँगा, ओके। अगले लेक्चर तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि, थैंक यू।